इस वीडियो में हम कवर करेंगे वो पर्टिकुलर सेक्शंस जो डील करते हैं लीगल डिसेबिलिटीज से। यानी कि इफ सपोज कोई माइनर है, इडियट है और इंसेन है, वो तो टाइम पे जाके अपना केस फाइल नहीं कर सकता है, तो क्या लॉ ने उन्हें कुछ बेनिफिट्स दिए हैं? क्या कोई स्पेशल प्रोविजंस लिमिटेशन एक्ट में प्रिवेल करते हैं? आइए जानते हैं कुछ इन्हीं बातों के बारे में मेरी इस वीडियो में। Hello everyone, this is Abhishek Sharma and I'm back again on my channel, The Lawman's Company. And इस वीडियो में we will be dealing with the provision section number 6, section 7, section 8 and section 9. Section 6 जो बात कर रहा है लीगल डिसेबिलिटी की। शायद आपको पता हो लीगल डिसेबल यानी कि माइनर्स जो 18 साल से कम उम्र के लोग हैं, इडियट या फिर इंसेन। सबसे पहले बात करते हैं कि इडियट और इंसेन में डिफरेंस क्या होता है। इडियट एक वो इंसान होता है जो बाय बर्थ इडियट है, बाय बर्थ उसकी मेंटल कंडीशन फिट नहीं है। बट इंसेन वो पर्सन होता है जो फ्रीक्वेंट इंटरवल्स पे अपना मानसिक संतुलन खो बैठता है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कभी वो अपने मेंटल कंडीशंस में बिल्कुल सही होता है, कभी उसकी मेंटल कंडीशंस इल होती हैं, जिस वजह से ही इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस जो उसके आसपास चल रहे होते हैं। तो कुछ इन्हीं लोगों के लिए लिमिटेशन एक्ट बेनिफिट्स देता है और इन्हीं बेनिफिट्स को हम सेक्शन 6, 7, 8 एंड 9 के अंदर पढ़ते हैं। आइए देखते हैं कि सेक्शन 6 ने किस तरह से हमें कुछ बेनिफिट्स दिए हैं। वैसे तो हमें पता ही है कि कोई भी माइनर या कोई भी लीगल डिसेबल अनसाउंड पर्सन होता है, ही इज फ्री टू गेट हिज केस फाइल थ्रू नेक्स्ट फ्रेंड। मतलब कि ऑर्डर 32 सीपीसी का हमें बोलता है अगर कोई भी इंसान कैपेबल नहीं है तो उसके बिहाफ पे कोई भी इंसान जो उसका नेक्स्ट फ्रेंड हो उसके लिए केस फाइल कर सकता है। पर ये सिर्फ एक मेयर प्रोविजन है, ये कोई हमें डिक्लेरेशन नहीं देता है, ये कोई हमें कंपल्शन या मैंडेटरी प्रोविजन नहीं बना देता है कि किसी भी अनसाउंड पर्सन के लिए, किसी भी माइनर पर्सन के लिए किसी भी एक नेक्स्ट फ्रेंड को केस फाइल करना जरूरी ही है। विच मीन्स अगर किसी माइनर ने या फिर किसी अनसाउंड पर्सन ने जब उसके साथ कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ था और उसने केस को फाइल नहीं किया, तो इसका मतलब ये नहीं है जब वो ठीक हो जाएगा, जब वो मेजर हो जाएगा या फिर जब वो साउंड माइंड हो जाएगा और वो कोर्ट में जाके अपना केस फाइल करता है और उसे कोर्ट बोल देती है सॉरी आपका प्रिस्क्राइब पीरियड तो ओवर हो चुका है, तो ऐसे किसी भी केस में तो ये एक बहुत ही ज्यादा अनजस्ट एक्ट या फिर कहें एक इनजस्टिस हो जाएगा उस पर्टिकुलर इंसान पे जो लीगली डिसेबल्ड था। हेंस वी कैन से लॉ के तहत ऐसा कोई भी एक्ट किसी भी पर्सन के ऊपर नहीं किया जा सकता है। एंड हेंस लॉ ने इन प्रोविजंस को भी ड्राफ्ट किया है एंड सेक्शन 6 कुछ इन्हीं सिचुएशंस के बारे में बात करता है। लेट्स स्टडी सेक्शन 6 वाया डायग्राम्स। आई हैव ट्राइड माय बेस्ट कि सेक्शन 6 की हर एक वर्डिंग को मैं इस डायग्राम में प्लेस कर, बिकॉज इट विल बी वेरी इजी and it will be very comfortable to understand what exactly section 6 is saying. आइए देखते हैं क्लॉज 1 क्या कहता है। सपोज एक कॉज ऑफ एक्शन अराइज होता है, कॉज ऑफ एक्शन अराइज तो हो जाता है बट उस पर्टिकुलर दिन पे द पर्सन इज माइनर या फिर अनसाउंड माइंड, और जैसा कि हमें पता है इट इज नॉट मैंडेटरी दैट वी शुड फाइल आवर केस बाय अ नेक्स्ट फ्रेंड विच मीन्स ऑर्डर 32 ऑफ सीपीसी। हेंस अगर जिस दिन वो माइनर है और अनसाउंड माइंड का है एंड उसी दिन कॉज ऑफ एक्शन अराइज होता है, इन दैट केस सेक्शन 6 क्लॉज 1 बोलता है जिस दिन भी वो पर्सन मेजर या अनसाउंड माइंड का हो जाएगा वी विल प्रोवाइड हिम द फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन जो भी हमें शेड्यूल के अंदर प्रोवाइडेड है। लेट्स सी इन दिस एग्जांपल, कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ, द पर्सन इज माइनर, बट कॉज ऑफ एक्शन जिस दिन अराइज हुआ उस दिन से 3 years के अंदर उसको अपना केस फाइल करना था। बट आफ्टर फ्यू ईयर्स ही बिकेम मेजर एंड ऑफ साउंड माइंड। हेंस फ्रॉम द डे व्हेन ही बिकेम मेजर वी विल कैलकुलेट द फ्रेश 3-year टाइम पीरियड एंड हेंस वी कैन से दिस हाईलाइटेड रीजन जहां पे 3 years लिखा है इज व्हाट इज द बेनिफिट दैट वी आर गिविंग टू सच माइनर और अनसाउंड पर्सन अंडर क्लॉज 1। Now let's see section 6 clause 2. 6 clause 2 के अंदर दो situations arise हो रही हैं। Let's see situation 1 हमें क्या बोलती है। Now what happens, इस particular case में cause of action arise होता है and जो person है वो minor भी है plus unsound mind भी है, and
12 ईयर्स जब उसके प्रिस्क्राइब्ड पीरियड के ओवर हो जाते हैं तब भी उसकी लीगल डिसेबिलिटी ओवर नहीं होती है। बट कुछ टाइम पीरियड बाद हम देखते हैं कि ही बिकेम मेजर बट ही इज स्टिल ऑफ अनसाउंड माइंड। एंड हम देखते हैं कि कुछ टाइम पीरियड पास हो जाने के बाद ही बिकेम साउंड माइंड। हेंस इस सिचुएशन के अंदर हम बात कर रहे हैं जहां पे दो डिसेबिलिटी थी। दैट पर्सन इज माइनर ऑल्सो एंड ऑफ अनसाउंड माइंड ऑल्सो, बट कुछ पर्टिकुलर टाइम बाद वो मेजर भी हो जाता है एंड उसके भी कुछ पर्टिकुलर टाइम बाद वो साउंड माइंड भी हो जाता है। हेंस वी कैन से जब दोनों की दोनों डिसेबिलिटी ओवर हो जाएंगी तो उसका प्रिस्क्राइब्ड पीरियड कैलकुलेट करना शुरू होगा। हेंस वी कैन से साउंड माइंड के ऊपर जो हाईलाइटेड लाइन है या हाईलाइटेड रीजन है वो हमें डिपिक्ट करता है कि इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड से हमें फ्रेश टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है एंड यहां से ही हम 12 इयर्स की काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। बट सेक्शन 6 क्लॉज 2 के अंदर एक और सिचुएशन भी डिस्कस की गई है। लेट्स सी कि यह सिचुएशन हमें क्या बोलती है। कॉज ऑफ एक्शन अराइज होता है, द पर्सन इज माइनर। 12 साल के अंदर ही वॉज सपोज टू फाइल द केस, बट हियर वी विल नोटिस कि उसके मेजर होने से पहले ही बिकेम अनसाउंड माइंड। बट एक और डिसेबिलिटी अराइज हो गई है। तो इससे क्वेश्चन निकलता है कि क्या वी विल बी वेटिंग उसके साउंड माइंड होने तक या फिर जिस दिन से वो मेजर हो जाता है वी विल स्टार्ट द फ्रेश काउंटिंग। इस कंडीशन में सेक्शन 6 क्लॉज 2 हमें बोलता है नो, वी विल वेट टिल द टाइम पीरियड जब तक दोनों की दोनों डिसेबिलिटी ओवर नहीं हो जाती है। हेंस वी कैन से जब वो माइनर था वी वर सपोज टू वेट टिल मेजर, बट मेजर होने से पहले ही एक और डिसेबिलिटी अराइज हो गई एंड नाउ जब वो मेजर हो भी जाता है तो हम उसकी दूसरी डिसेबिलिटी की ओवर होने तक का इंतजार करेंगे एंड हेंस जिस दिन भी वो साउंड माइंड हो जाता है द नेक्स्ट हाईलाइटेड रीजन हियर रिप्रेजेंट्स अस कि यहां से एक फ्रेश टाइम पीरियड की काउंटिंग स्टार्ट होगी एंड वी कैन से कि 12 इयर्स की काउंटिंग जिस दिन वो साउंड माइंड हो जाता है उस दिन से शुरू हो रही है। लॉ इज गिविंग हिम बेनिफिट कि जिस दिन आपकी दोनों डिसेबिलिटी ओवर हो जाएंगी वी विल स्टार्ट द फ्रेश टाइम पीरियड फ्रॉम दिस डेट। नाउ लेट्स सी कि सेक्शन 6 क्लॉज 3 हमें क्या बताता है। सपोज एक माइनर था, ही इज ऑफ 2 इयर्स ऑफ एज एंड कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ था एंड ही वाज सपोज टू फाइल हिज केस। उस दिन तक तो वो मेजर हुआ ही नहीं था एंड वो 2 इयर्स का था तो विच मीन्स वो मेजर होगा 18 इयर्स की एज पे। हेंस वी कैन से 16 इयर्स तक एलिजिबल ही नहीं है कि वो एक केस फाइल कर सके क्योंकि वो तो माइनर था और वो भी 2 साल का था और उसको 18 साल के होने में 16 साल बचे हुए हैं। बट उस 16 ईयर के कंप्लीट होने से पहले ही दैट पर्सन इज नो मोर। इस पर्टिकुलर केस के अंदर व्हेन ही इज नो मोर एंड उसकी डेथ उसके मेजर होने से पहले ही हो जाती है, ऐसे किसी भी केस के अंदर लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स पिक्चर में आते हैं एंड हेंस लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स फाइल करेंगे सूट ऑन बिहाफ ऑफ सच माइनर और ऑन बिहाफ ऑफ द माइनर हु डाइड बिफोर अटेनिंग द एज ऑफ मेजॉरिटी। एंड हेंस वी कैन से जिस दिन से लीगल एयर्स पिक्चर में आते हैं फ्रॉम दैट पर्टिकुलर डे ओनली द टाइम पीरियड ऑफ 12 years विल बिगिन। The highlighted region here represents us the day from which we will start the counting of 12 years. Now let's see हमें section 6 का clause 4 क्या बोलता है and I hope with the help of these diagrams section 6 को समझना बहुत easy हो रहा होगा। Now let's see कि section 6 clause 4 हमें क्या बोल रहा है। section 6 clause 4 एक माइनर है, cause of action arise होता है एंड वो 12 साल तक केस फाइल नहीं कर सकता है बट प्रिस्क्राइब्ड पीरियड उसे 12 साल ही बोलता है। बट एज वी नो कि ये तो अनजस्टिस हो जाएगा अगर हम उसे उस दिन केस को फाइल करने का मौका नहीं देंगे जिस दिन वो मेजर हुआ है। बट उसके मेजर होने से पहले ही उसकी डेथ हो जाती है एंड जिस दिन उसकी डेथ हो जाती है लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स पिक्चर में आ जाते हैं एंड हमने जैसे पिछले क्लॉज के अंदर पढ़ा कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स का टाइम पीरियड उसी दिन से शुरू हो जाता है जिस दिन लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स पिक्चर में आए।
उस केस में क्या होगा, जब लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स पिक्चर में तो आ गए, विच मीन्स लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स आर इन द शूज ऑफ माइनर, बट लीगल रिप्रेजेंटेटिव ही अनसाउंड माइंड है, देन इन दिस पर्टिकुलर केस वी विल सी कि किसी के भी साथ इनजस्टिस नहीं होगा। जब वो लोग अनसाउंड माइंड है, हाउ कैन वी एक्सपेक्ट दोज लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स टू गो एंड फाइल केस ऑन बिहाफ ऑफ माइनर, एंड हेंस वी विल वेट टिल द टाइम पीरियड लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स साउंड माइंड नहीं हो जाते हैं। एंड यस, जिस दिन वो साउंड माइंड हो जाएंगे उस दिन से वी विल बिगिन विद द फ्रेश काउंटिंग। एंड यस, द हाइलाइटेड रीजन इन द पिक्चर रिप्रेजेंट्स अस that we will be providing 12 years of time period, and that time period of 12 years will start from the very day when legal representatives were of sound mind. Section 6 clause 5, the last clause, minor था, cause of action arise हुआ, उसके cause of action के अकॉर्डिंग जो टाइम पीरियड के अंदर उसे केस फाइल करना था वो 12 साल थे, बट उस 12 साल तक तो वो मेजर हो ही नहीं पाया था, एंड हेंस जैसे ही वो मेजर होता उसका टाइम पीरियड बिगिन होता टू फाइल द सूट, एंड सेम हैपेंड इन दिस केस ऑल्सो। बट एज ही इज माइनर, बट एज पर द प्रिस्क्राइब्ड पीरियड उसे 12 साल के अंदर केस फाइल करना था, बट वो प्रिस्क्राइब्ड पीरियड के कुछ टाइम बाद मेजर एज का होता है, विच मीन्स he became eligible to file case now. But here in this case we noticed when he became major and after 7 years of attaining his majority, he died and he was left with 5 years only to file the case. And as we already know कि जैसे ही कोई पर्सन जिसे केस फाइल करना था he is no more, तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स पिक्चर में आ जाते हैं। एंड यस, यहां पे भी ऐसा ही होता है, एंड जिस दिन वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स आए हैं, एंड वी विल सी इन दिस केस कि 5 इयर्स ही रिमेनिंग थे, 7 इयर्स तो ऑलरेडी आफ्टर मेजॉरिटी उस पर्टिकुलर पर्सन ने कंज्यूम कर लिए थे, एंड हेंस कोई भी एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं मिलेगा। जिस दिन लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स पिक्चर में आए हैं, जो भी रिमेनिंग टाइम पीरियड बचा हुआ है, वी विल प्रोवाइड हिम दैट पर्टिकुलर टाइम पीरियड ओनली टू फाइल द सूट और एप्लीकेशन। Hence, we can say the highlighted region on the top represents us कि काउंटिंग उसी पर्टिकुलर दिन से स्टार्ट हो जाएगी जिस दिन वो मेजर हुआ, एंड वी विल सी कि एक बार जब टाइम पीरियड शुरू हो चुका है, तो टाइम पीरियड शुरू हो चुका है, उसको कोई भी पर्टिकुलर चीज कभी भी होल्ड नहीं कर पाएगी। एंड इसी पर्टिकुलर सेक्शन को या इसी पर्टिकुलर स्टेटमेंट को कि एक बार जब टाइम पीरियड शुरू हो चुका है और वो फिर उसके बाद कभी नहीं रुकेगा जब तक वो एंड ना हो जाए, इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के लिए वी विल बी स्टडिंग सेक्शन 9। आई एम श्योर आफ्टर लुकिंग एट दीज डायग्राम्स एंड अंडरस्टैंडिंग देम ऑन अ लाइन on which the incident happened, it must have been easy in order to understand section 6. Now we will not study section 7. We will be dealing section 7 in the end. Now let's see section number 8, which in the very heading talks about special exceptions. आपने सेक्शन 6 को बहुत अच्छे से देखा, बट इफ यू विल नोटिस कि सेक्शन 6 आपको नहीं लगता कि कुछ ज्यादा ही अनड्यू एडवांटेज दे रहा है, या फिर हम कहें कि डिफेंडेंट के लिए तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है। इफ 12 इयर्स का कोई प्रिस्क्राइब्ड पीरियड था, उस पर्टिकुलर इयर्स के अंदर प्लेंटिफ डिसेबल्ड था या फिर हम कहें लीगली डिसेबल्ड था, बट जब उसकी डिसेबिलिटी ओवर हो जाती है तो हम उसे एक पर्टिकुलर फ्रेश पीरियड देते हैं, तो उस पर्टिकुलर फ्रेश पीरियड के अंदर हम उसे एक एंटायर पीरियड दोबारा से दे रहे हैं, एंड दिस विल कॉज एन अनड्यू डिले। बट हियर इन दिस केस वी विल नोटिस कि ऐसा करने पे तो डिफेंडेंट के ऊपर तो हम एक सफरिंग कर रहे हैं, विच मीन्स पहले उसने 12 साल वेट किया जब वो डिसेबल था, नाउ अब वो 12 साल और वेट करेगा क्योंकि अब डिसेबिलिटी रिमूव हो चुकी है, तो इस केस में तो बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट तो हो ही नहीं पाएगा। वी आर ओनली लुकिंग एट द पिक्चर ऑफ प्लेंटिफ, हेंस वी कैन से द डिफेंडेंट इज हियर सफरिंग। तो इसी पर्टिकुलर सफरिंग को रिमूव करने के लिए हमने सेक्शन 8 को ड्राफ्ट किया, एंड सेक्शन 8 को समझने के लिए देयर इज अ वेरी लैंडमार्क जजमेंट जिसका नाम है दर्शन सिंह वर्सेस गुरदेव सिंह 1994 सुप्रीम कोर्ट। इस लैंडमार्क जजमेंट के अंदर कोर्ट ने बहुत ही रैशनल प्रिंसिपल ले डाउन किया और कहा कि यस देयर वाज अ हाई नीड
जहां पे हमें बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट करना पड़ेगा और सिर्फ प्लेंटिफ का इंटरेस्ट नहीं बल्कि डिफेंडेंट के इंटरेस्ट को भी टेक केयर करना पड़ेगा। एंड कहा गया कि सेक्शन 8 इस पर्टिकुलर इंटरेस्ट को बहुत अच्छे से संभालता है। प्लस अगर कोई भी प्लेंटिफ कभी भी केस फाइल नहीं कर पाता है बिकॉज ऑफ लीगल डिसेबिलिटी, तो उसके साथ जस्टिस किया जाएगा, उसे एक पर्टिकुलर टाइम दिया जाएगा और जिस दिन भी उसकी डिसेबिलिटी रिमूव हो जाती है वो कोर्ट में आके दोबारा से केस फाइल कर सकता है। प्लस 3 इयर्स के अंदर ही अपना केस फाइल कर सकता है, विच मीन्स अगर उसके पास 12 इयर्स ऑफ प्रिस्क्राइब्ड पीरियड थे पर उस पीरियड के अंदर वो डिसेबल्ड था, तो जिस दिन भी वो डिसेबिलिटी रिमूव हो जाती है ए के पास सिर्फ 3 इयर्स का टाइम मिलेगा जिसके अंदर वो दोबारा से रीएक्टिवेट करेगा अपने राइट को और जाके कोर्ट में फाइल कर सकेगा अपने सूट को या एप्लीकेशन को। नाउ लेट्स सी सेक्शन नंबर 9। हमने सेक्शन नंबर 9 का डिस्कशन थोड़ा सा उन पिक्चर्स में भी किया था जब हम सेक्शन 6 को समझ रहे थे, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि एक बार अगर टाइम पीरियड रन करना स्टार्ट कर चुका है देन देयर कैन बी नथिंग दैट कैन स्टॉप द रनिंग ऑफ सच टाइम पीरियड। या फिर हम बोल सकते हैं कि अगर हमारा प्रिस्क्राइब्ड पीरियड एक बार शुरू हो चुका है देन हमारी कोई भी सब्सिक्वेंट डिसेबिलिटी उस पर्टिकुलर टाइम को रोक नहीं सकती है। एंड हेंस वी नीड टू फाइल आवर सूट और एप्लीकेशन विद इन द पर्टिकुलर टाइम प्रोवाइडेड इन द शेड्यूल और प्रोवाइडेड आफ्टर कैलकुलेशंस ऑफ एक्सक्लूजन्स और एक्सेप्शंस, else we will not be given any benefit and our suit will stand dismissed under the law. But as we know, कोई भी एक्ट को पास करने से पहले लेजिस्लेचर पूरी कोशिश करती है कि हम वो सभी सिचुएशंस को कवर कर लें जिसके अंदर कुछ भी प्रॉब्लम कहीं ना कहीं अकर हो सकती है। सेक्शन 9 का प्रोवाइजो भी कुछ इसी सिचुएशन की बात कर रहा है। इफ सपोज देयर इज ए एंड ही हैज एक्सपायर्ड एंड वंस द ए हैज डाइड एंड जैसे ही ए की डेथ हो जाती है उसकी प्रॉपर्टी उसके लीगल एयर्स के पास चली जाएगी। उसको कोई भी अगर डेट क्लियर करनी थी या फिर उसने किसी को भी लोन दिया हुआ था तो उसे अपने लोन का पैसा वापस लेना था, देन कोर्ट एक एडमिनिस्ट्रेटर को अपॉइंट करता है एंड उस एडमिनिस्ट्रेटर को लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन दिया जाता है। अगर ए को कोई भी अमाउंट रीपे करना था तो लीगल एडमिनिस्ट्रेटर उस पर्टिकुलर केस के अंदर सारी लाइबिलिटीज को क्लियर करेगा, या फिर अगर ए को किसी से पैसे लेने थे तो लीगल एडमिनिस्ट्रेटर ए के बिहाफ पे केस फाइल करके उस पर्टिकुलर इंसान से लोन को वापस लेगा। पर ऐसी भी तो सिचुएशन हो सकती है कि लीगल एडमिनिस्ट्रेटर एक लीगल एयर भी है प्लस उसने कभी ऐसे लोन भी लिया हुआ था, तो ऐसे किसी केस के अंदर यह बहुत ज्यादा पॉसिबल है। ऐसे किसी भी केस के अंदर यह पॉसिबिलिटी अराइज हो सकती है कि बी जो हमने इस केस के अंदर लीगल एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किया था वो बायसली एक्ट करे, जितने भी लोगों को ए ने कभी भी लोन दिया था उनसे उन लोन की रीपेमेंट भी ले लेगा। अगर ए को कोई भी लोन पे करना था उन्हें रीपे भी कर देगा, लीगल एयर्स को शेयर भी दे देगा क्योंकि वो खुद भी एक लीगल एयर है। बट देयर आर चांसेस कि जो लोन बी को ए को पे करना था वो ना पे करे और वो बायस्ड हो जाए, और जब और लीगल एयर्स बी से बोलें कि यू हैव टू पे सम लोन टू ए एंड यू डिड नॉट पे इट बिकॉज यू वर द लीगल एडमिनिस्ट्रेटर, एंड जब आज हम आपको बोल रहे हैं आप उस लोन को वापस दो, देन प्रिस्क्राइब्ड पीरियड एक्सपायर हो चुका है बिकॉज आपने तो सारा टाइम डिले कर दिया औरों से लोन लेने में, और जब अपने को लोन देने की बारी आई थी यू डिड नॉट आस्क योरसेल्फ टू पे। ऐसी किसी भी सिचुएशन को टेक केयर करता है प्रोवाइजो ऑफ सेक्शन 9, और वो बोलता है वो पर्टिकुलर टाइम पीरियड जिस पीरियड में बी को लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन देके एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किया गया था और सभी प्रॉपर्टी या सभी लाइबिलिटीज या सभी एसेट्स टेक केयर करने को कहा था ए के, उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर बी का प्रिस्क्राइब्ड पीरियड सस्पेंड कर दिया जाएगा एंड वंस ही विल बी ओवर विद ऑल हिज ड्यूटी एज अ एडमिनिस्ट्रेटर, उसका प्रिस्क्राइब्ड पीरियड शुरू हो जाएगा एंड ही विल बी asked to repay the amount which he was supposed to pay to A in the particular prescribed period. Let's see section number 7 क्या बोलता है। Section number 7 की heading बोलती है disability of one of the several persons, and whenever the term several person comes हम हमेशा ऑर्डर नंबर 1 एंड रूल नंबर 1 ऑफ CPC पे पहुंच जाते हैं which talks about joinder of parties।
इसी की बात हमारा सेक्शन नंबर 7 भी बोलता है। सेक्शन नंबर 7 बोलता है जब क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट बहुत सारे लोगों का सेम होता है, देन दे आर एलिजिबल टू फाइल केस अंडर वन हेड, विच मीन्स वो सभी लोग मिलके एक साथ केस फाइल कर सकते हैं। बट ऐसी किसी सिचुएशन में क्या होगा जब बहुत सारे लोग मिलके केस तो फाइल कर सकते हैं, बट उनमें से कोई एक पर्सन लीगली डिसेबल्ड है, विच मीन्स सेक्शन 6 लग जाता है, विच सेज कि हम क्या तो माइनर है या इंसेन है या इडियट हैं। एंड इस पर्टिकुलर केस के अंदर क्वेश्चन निकल के आता है क्या होगा जब कोई डिसेबल है, तो क्या इस डिसेबिलिटी का बेनिफिट उन लोगों को भी मिल जाएगा जो लीगली एबल्ड थे केस फाइल करने के लिए, बट वो अपना केस उस डिसेबल्ड इंसान के साथ फाइल कर सकते थे एज अ जॉइंडर ऑफ पार्टी, ऑर्डर नंबर 1, रूल नंबर 1। और वी कैन से there will be no benefit given to such person and they both will be provided independent prescribed period. Let's understand this, but before this it's important for us to know what is discharge and who is capable of discharging. Discharge का मतलब होता है the person who is free to discharge the liability, मतलब वो इंसान जो किसी की भी लाइबिलिटी को फ्री कर सकता है। Hence, अगर हम इस सेक्शन के अंदर डिस्चार्ज को देखें तो हम बोल सकते हैं वो पर्सन जो कैपेबल है किसी डिसेबल्ड इंसान की लाइबिलिटी को क्लियर करने के लिए, ही इज कैपेबल ऑफ डिस्चार्जिंग द लाइबिलिटी। बट हियर इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो कि वो कौन लोग हैं जो कैपेबल हो सकते हैं, क्योंकि अगर कोई लोग कैपेबल हैं तो उन्हें बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो लेट्स अंडरस्टैंड हु ऑल आर कैपेबल टू डिस्चार्जिंग द लाइबिलिटी ऑन बिहाफ ऑफ डिसेबल्स। इसके कुछ फेमस एग्जाम्पल्स हैं कर्ता, को-पार्टनर्स, को-एग्जीक्यूटर्स, जॉइंट प्रोमिसी, पार्टनर्स एंड सो ऑन। हेंस वी कैन से ये सभी लोग वो लोग हैं जो किसी की लाइबिलिटी को अपने बिहाफ पे भी क्लियर कर सकते हैं किसी डिसेबल्ड के नाम पे। लेट्स अंडरस्टैंड दिस बाय एग्जाम्पल। There is A who is major and is under all the capabilities to clear the disability of B who is minor or insane or idiot. Now what happens जब A capable है कि वो B की सभी liabilities को पूरा कर सके, then in such condition prescribed period उन दोनों के लिए साथ में चलेगा। And yes, कोई भी बेनिफिट प्रोवाइड नहीं किया जाएगा जो बी को सेक्शन 6 के अंदर मिल रहा था। हेंस वी कैन से टाइम विल रन अगेंस्ट बोथ ऑफ देम। नाउ लेट्स सी एन अनदर एग्जांपल। ए किसी भी लीगल कैपेसिटी में नहीं है कि वो बी की लाइबिलिटीज को डिस्चार्ज कर सके, एंड बी इज अ माइनर और इडियट और इनसेन, एंड हेंस ही इज अ डिसेबल्ड। Then in such condition we can say अगर वो किसी ऐसी सिचुएशन में है जहां पे क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, क्वेश्चन ऑफ लॉ सेम है, बट पर ए लीगली कैपेबल ही नहीं है कि बी की लाइबिलिटी को डिस्चार्ज कर सके, देन इन सच कंडीशन अगर ए अपना इंडिपेंडेंट सूट खुद से फाइल नहीं कर रहा है और बी के लिए वेट कर रहा है, देन इन सच कंडीशन द बेनिफिट विल बी प्रोवाइडेड टू ए, एंड यस एज पर सेक्शन 8 he will be required to file his case under 3 years after the disability ceases. And we can say if a person is capable enough to discharge the duty, then the time will run against both of them. And if person is not capable enough to discharge the duty, then the benefit will be provided to both of them. Now the only thing left here in section 7 is the explanation part. इसके अंदर दो एक्सप्लेनेशंस प्रोवाइड की गई हैं, एक्सप्लेनेशन 1 एंड एक्सप्लेनेशन 2, जो बहुत ही प्लेन रीडिंग पे किसी को भी समझ आ जाएंगी। एक्सप्लेनेशन 1 हमें बोलता है कि सेक्शन नंबर 7 सिर्फ और सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टीज पे लगता है। एक्सप्लेनेशन 2 हमें एक एक्स्ट्रा एग्जाम्पल प्रोवाइड कर देती है उन लोगों का जो कैपेबल हैं किसी की भी ड्यूटी डिस्चार्ज करने के लिए, किसी की भी लाइबिलिटी डिस्चार्ज करने के लिए। इफ यू गाइज रिमेंबर इन द स्टार्टिंग ऑफ सेक्शन 7 इटसेल्फ वी डिस्कस सेवरल एग्जाम्पल्स जैसे पार्टनर्स या फिर को एग्जीक्यूटर्स, जॉइंट प्रोमिसी, कर्ता, को पार्टनर्स, राइट। तो ये सभी वो लोग थे जो किसी की भी लाइबिलिटीज को डिस्चार्ज कर पा रहे थे और कैपेबल थे। इसी का एक और एग्जाम्पल एक्सप्लेनेशन 2 हमें प्रोवाइड करता है, विच सेज अ मैनेजर ऑफ अ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली
under Mitakshara school. Hence we can say one such example of being capable to discharge the liabilities is the manager under Mitakshara law school. And in the end of video, I would just like to say, if you guys are understanding and if you feel like that yes, there is certain topics that I should cover, या फिर कोई भी point जिसके अंदर आपको कोई doubt है, then do post your question in the comment box below. I will be really happy in resolving them. Till then, stay safe and keep watching The Lawman's Company by Abhishek Sharma. Thank you.